परिचय। अंकिता, तुम्हें पता है विकास जैविक जन समूहों की आनुवांशिक अभिलक्षणों में अनुक्रमिक पीढ़ियों में होने वाला कोई भी परिवर्तन होता है। हाँ, तथा विविधता सजीवों में सामान्य अभिलक्षणों से अलग विकसित होने वाली संरचनात्मक, कार्यात्मक या व्यवहारात्मक परिवर्तन होती है। आओ अपने इस अध्याय में हम आनुवंशिकता तथा विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विकास को परिभाषित करना, जीवन का उद्गम समझना, उपार्जित तथा वंशानुगत लक्षणों को पहचानना, जाति उद्भवन समझना, विकास तथा वर्गीकरण को समझना, अनुरेखण विकासात्मक संबंधों को समझना, जीवाश्म को पहचानना, विकास चरण को समझना, विकास तथा प्रगति में अंतर पहचानना और मानव विकास की प्रक्रिया समझना। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जिससे होकर वर्तमान जीव तथा पौधे जीवन के उद्गम के समय से विकसित हुए हैं। विविधता। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विविधता सजीवों में सामान्य अभिलक्षणों से अलग विकसित संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन होती है। विविधताओं का उद्गम तथा संचयन आवश्यक होता है क्योंकि ये विकास के लिए कच्चा पदार्थ प्रदान करती हैं। विविधताओं के प्रकार। विविधता आनुवंशिक या गैर आनुवंशिक हो सकती है। आनुवंशिक विविधता विकास में प्रतिभागिता करती है, जबकि गैर आनुवंशिक विविधता विकास में प्रतिभागिता नहीं करती है। कोशिकाओं की प्रवृत्ति के आधार पर जहां ये विविधता उत्पन्न होती है, दो प्रकार की विविधताएं होती हैं: सोमेटोजेनिक विविधता या उपार्जित लक्षण, भ्रूणीय या ब्लेस्टोजेनिक विविधता। सोमेटोजेनिक विविधता वे विविधताएं होती हैं जो किसी जीव की आयु के दौरान किसी भी समय जीव की दैहिक कोशिकाओं तक ही सीमित होती हैं तथा ये विविधता जीव के साथ ही मृत हो जाती है एवं ये गैर आनुवंशिक होती हैं। ऐसी विविधताएं जीवों के जीन में पाई जाती हैं। ये या तो पहले से ही उनके पूर्वजों में उपस्थित होती हैं या समय के साथ उत्पन्न हो सकती हैं। ये विविधताएं आनुवंशिक होती हैं तथा विकास के लिए कच्चे पदार्थ का निर्माण करती हैं। विविधता के स्रोत। विविधता निम्न कारणों से होती है: उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विचलन। उत्परिवर्तन एकाएक, वृहद तथा आनुवंशिक पदार्थ में होने वाला परिवर्तन है। ये परिवर्तन कुछ प्राकृतिक कारकों या मानवीय गतिविधियों द्वारा हो सकते हैं। आनुवंशिक विचलन अवसरगत अस्थिरताओं द्वारा जीन आवृत्ति में होने वाला यादृच्छिक परिवर्तन है। यह समष्टि के आकार के विपरीत अनुपात में होता है एवं इस प्रकार यह छोटी समष्टि में अधिक ग्राह्य है, जिनमें अंतःजनन की अधिक संभावना होती है तथा यह हानिकारक जीनों की होमोजाइगोसिटी की आवृत्ति में वृद्धि करती है। यह बिना किसी अनुकूलन के विविधता प्रदान करती है। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से समझाया गया है। इस सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु हैं: प्रत्येक जीव में जीवित रहने तथा जनन करने की क्षमता है। जनन के दौरान जीव प्रजातियों के साथ विविध अभिलक्षणों में विविधता प्रदर्शित करते हैं। लाभप्रद अभिलक्षणों के साथ जीवों में अधिक जनन करने की क्षमता होती है। वे अभिलक्षण जो जीवों के जीवित रहने में सहायता करते हैं, वे उनकी संतानों द्वारा आनुवंशिक रूप से अपनाए जाते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी ये धीरे धीरे बढ़ती हैं।
या ये प्राकृतिक रूप से चयनित हो जाती हैं। स्टैनले एल मिलर तथा हैरोल्ड सी उरे ने सन 1953 में अपने अनुरूपण प्रयोग में लघुकारक स्थितियों के अंतर्गत अति साधारण यौगिकों से साधारण यौगिकों के गठन को प्रयोग से सिद्ध किया था। उपार्जित तथा वंशानुगत लक्षण। आनुवंशिक अभिलक्षण वे होते हैं जो जनन कोशिकाओं में डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन अभिलक्षणों में किसी भी परिवर्तन का परिणाम विविधता होती है। उपार्जित अभिलक्षण वे होते हैं जो किसी जीव द्वारा उसके जीवन में उपार्जित किए जाते हैं तथा ये डीएनए में कोई भी परिवर्तन नहीं लाते हैं तथा इस प्रकार अगली पीढ़ी में किसी भी प्रकार से स्थानांतरित नहीं होते हैं। जाति उद्भव। जीव उद्भव नई प्रजातियों के बनने की प्रक्रिया है। जब भौगोलिक रूप से एकाकी सदस्यों के मध्य विविधता उत्पन्न हो जाती है, जिनके कारण से जनन वियोजन होता है, जहां कुछ प्रजातियां एक दूसरे के साथ जनन नहीं करती हैं। किसी समष्टि के गूढ़ परिवर्तनों के साथ सदस्यों के एक अन्य समष्टि में पलायन से नव समष्टि में नए लक्षणों के विस्तार में सहायता प्राप्त होती है। आनुवंशिक विचलन वह होती है जो प्राकृतिक आपदा के कारण एक जनसंख्या से कुछ जीनों को निष्कासित कर देती है या मृत्यु जीन आवृत्ति में परिवर्तन लाती है। विविधता तब भी संकलित हो सकती हैं जब डीएनए प्रतिछवि तंत्र में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन से भी दो उपसमूहों में भयंकर अंतर उत्पन्न हो सकते हैं। यौन जनन से भी विविधता उत्पन्न होती है। भौगोलिक अवरोधक अथवा भौगोलिक वियोजन यथा नदी या पर्वतों का समष्टि के दो उपसमूहों के मध्य अंतरागमन जीन प्रवाह के स्तर में कमी लाता है। जनन वियोजन दो उपसमूहों के मध्य उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है दो उपसमूह वे लक्षण विकसित कर लेते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ सहचारी नहीं होने देते। विकास तथा वर्गीकरण। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन्हें समूहीकृत करने की अनुमति प्रदान करती हैं। जितने अधिक अभिलक्षण उनमें आम होंगे, उतने ही अधिक वे संबंधित होंगे। जितने निकटतम वे संबंधित होंगे, उतना ही नजदीक उनमें आम पूर्वज होंगे। इसे एक भाई एवं बहन के उदाहरण से अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वे निकटतम संबंधित होते हैं क्योंकि उनके पूर्वज समान होते हैं। इस प्रकार हम प्रजातियों के छोटे समूहों का निर्माण हालिया समान पूर्वजों के साथ कर सकते हैं। फिर इन समूहों के उपसमूहों में अधिक समान पूर्वज होंगे। विकासात्मक संबंधों का अनुरेखण। विविध जैविक अध्ययन हमें बतलाते हैं कि अपने उद्भव के बाद से ही जीव अपने नए रूपों में विकसित होने के लिए अपनी संरचनाओं में विविध परिवर्तनों से होकर गुजर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों में कुछ समान प्रकार की विशिष्टताएं विकास के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि उन्हें एक समान पूर्वज से विकसित हुआ माना जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जो जैव विकास के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं वे हैं समजात अंग, समरूप अंग। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना समान होती है, लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। उदाहरण, एक मेढक, पक्षी तथा पुरुष का अग्रबाहु। यह हड्डी की एक ही मूल संकल्पना पर निर्मित होते हैं, किंतु इनके कार्य भिन्न होते हैं, यथा कूदना, उड़ना तथा पकड़ना। समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना तो भिन्न होती है, किंतु उनके कार्य समान होते हैं। उदाहरण, कीटों तथा पक्षियों के पंखों की संरचना भिन्न होती है, किंतु वे उड़ने का ही कार्य करते हैं। जीवाश्म।
अतीत में रहने वाले मृत पशुओं या पौधों के अवशेषों को जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। एमोनाइट यानी अक्षय रुख, नाइटिया यानी मछली तथा राजासुर यानी डायनासोर जीवाश्मों के कुछ उदाहरण हैं। यदि हम मिट्टी को खोदते हैं तथा जीवाश्म को खोजना आरंभ करते हैं तो हम पाते हैं कि सतह के निकट उन जीवाश्मों की तुलना में नए जीवाश्म मिलते हैं जो हमें गहरी सतह में जाकर प्राप्त होते हैं। चलिए हम अब 100 मिलियन पूर्व से आरंभ करते हैं। कुछ अक्षयरुख सागर तट पर मारे गए तथा रेत में दफन हो गए और रेत एकत्र होती गई तथा दाब के चलते रेतीले पत्थर बनते गए। लाखों वर्ष उपरांत एक क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर गए तथा उनके शरीर मिट्टी में दब गए। यह मिट्टी चट्टानों में परिवर्तित हो गई। चट्टानों में पहले से ही अकशेरुकियों के जीवाश्म थे। इसके और कई लाखों वर्ष उपरांत अश्व जैसे जीवों के शरीर उस क्षेत्र में चट्टानों में दबकर पहले से बनी इन चट्टानों पर जीवाश्म बन गए। कई वर्ष उपरांत क्षरण अथवा जल प्रवाह के द्वारा कुछ चट्टानें हटीं तथा अश्वनुमा जीवाश्मों का पता चला। विकास चरण एक परिवर्तन जो आरंभ में किसी गुण के लिए लाभकारी होता है, बाद में भिन्न कार्यों के लिए भी उपयोगी हो जाता है। उदाहरण, पंख आरंभ में ठंडे मौसम में रोधन प्रदान करने के लिए उपयोगी थे, किंतु कालांतर में वे उड़ान भरने के लिए उपयोगी हो गए। कुछ डायनासोर में पंख पाए जाते थे, हालांकि उन्होंने उड़ने के लिए कभी भी पंखों का प्रयोग नहीं किया। विकास तथा प्रगति में अंतर। विकास में पुरानी प्रजातियां नई प्रजातियों के निर्माण के दौरान विलुप्त नहीं होती हैं तथा अधिकतर पुरानी तथा सामान्य प्रजातियां अभी भी जीवित हैं। विकसित प्रजातियां कभी भी पैतृक प्रजातियों से भिन्न नहीं होती हैं। विकास प्राकृतिक तथा आनुवंशिक विचलन पर आधारित होता है, जो एक साथ मिलकर एक ऐसी समष्टि का निर्माण करते हैं जो अपनी पैतृक प्रजाति से वियुक्त होती है। मानव विकास। जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि मानव तथा बंदर बहुत ही निकटतम संबंधी प्रजातियां हैं। बहुत समय पूर्व इनके पूर्वज समान हुआ करते थे। यहाँ तक कि मानवों में भी पूरे विश्व में प्रारूपों में तथा विशिष्टताओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। काफी समय तक हम इन मानव प्रारूपों को मानव जातियों के रूप में मानते रहे। टाइम डेटिंग के आधार पर जीवाश्मों के अध्ययन तथा डीएनए अनुक्रम को संलग्न कर आणविक जाति वृत्त के आधार पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी मानव जाति एक ही होमो सेपियंस से संबंधित हैं। होमो सेपियंस के आरंभ के सदस्य अफ्रीका से आए प्रतीत होते हैं। हमारे कुछ पूर्वज अफ्रीका में ही बने रहे तथा कुछ पूरे द्वीप में फैल गए। कुछ ने अफ्रीका छोड़ दिया तथा समय के साथ पूरे ग्रह पर फैल गए। अन्य प्रजातियों के समान पूर्वजों के इन समूहों ने भी अपना जीवन अभिभावी परिवेश में व्यतीत किया तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में विशेष विशिष्टताओं के साथ विभिन्न रंग के होने के लिए आनुवंशिक विविधता विकसित कर ली। क्या आप जानते हैं, टी डॉब्जेंस्की ने आनुवंशिक तथा प्रजातियों का उद्गम नामक पुस्तक लिखी है। कोकरवेट जटिल जैव यौगिकों के संग्रह होते हैं तथा खंडकरण एवं विखंडन द्वारा प्रगति तथा विभाजन में सक्षम होते हैं। आरंभिक कोशिकाएं प्रवृत्ति में अवायवीय, प्रोकैरियोटिक तथा कीमो पर पोषित थीं। ए.आई. ओप्रिन ने जीवन की उत्पत्ति पुस्तक 1936 में लिखी। हर्बर्ट स्पेंसर ने विकास शब्द दिया। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जो संशोधन के साथ वंशानुक्रम प्रतिपादित करता है।
लिनार्डो दा विंसी को भूविज्ञान का जनक के रूप में भी जाना जाता है। WF लिबी ने कार्बन 14 डेटिंग तकनीक का प्रस्ताव दिया, जिसे पूर्ण डेटिंग तकनीक भी कहा जाता है। बोल्टवुड ने डेटिंग जीवाश्मों के लिए यूरेनियम आधारित पद्धति का सुझाव दिया। नेंडरथल मैन प्रथम सभ्य व्यक्ति था, जबकि क्रो-मैग्नन मैन को आधुनिक व्यक्ति का विलुप्त प्रतिनिधि माना जाता है। मानव को बंदरों से अधिक चिंपांजी के नजदीक माना जाता है, क्योंकि मानव तथा बंदरों के डीएनए के बीच में 10% का अंतर है। वहीं मानव तथा चिंपांजी के डीएनए में 2.5% का अंतर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विविधताओं के मुख्य स्रोत हैं उत्परिवर्तन, जीनों का पुनर्संयोजन, आनुवंशिक विचलन आदि। उत्परिवर्तन आनुवंशिक पदार्थ में एकाएक वृहद तथा आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन एक विकासात्मक कारक के रूप में कार्य करता है तथा समष्टि में विविधताओं का निर्माण करता है एवं उसे बनाए रखता है। प्राकृतिक चयन विभिन्न जनन के माध्यम से संचालित होता है, जिसकी वजह से कुछ लाभकारी आनुवंशिक विविधताएं समष्टि के अधिक से अधिक सदस्यों के बीच फैल जाती हैं। यह उनकी जीन आवृत्ति में वृद्धि करती हैं। आनुवंशिक विचलन पैतृक आवृत्ति में यादृच्छिक परिवर्तन होता है, जो अचानक उतार चढ़ाव से उत्पन्न होता है। आनुवंशिक विचलन कुछ विशिष्टताओं की आवृत्ति में वृद्धि करता है, जिनमें कुछ उत्तरजीविता लाभदायक होते हैं। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास के लिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि केवल उपयोगी निरंतर विविधता ही विकास में सहायता करते हैं तथा प्राकृतिक चयन एक मिश्रित समष्टि से सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित प्राणियों का चयन करता है। जीवन के उद्गम का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है कीमोसिंथेटिक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन ओपेरिन तथा हेल्डेन द्वारा किया गया था। यह बताता है कि जल में प्राचीन जीवन की उत्पत्ति 4.2 बिलियन वर्ष पूर्व आदि काल में रासायनिक विकास द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण में कमी के साथ हुई। इसे प्रयोग द्वारा मिलर तथा उरे द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। जाति उद्भवन में निवर्तमान प्रजातियों से नई प्रजातियों के उद्गम सम्मिलित हैं। जाति उद्भवन उत्तरोत्तर या तात्क्षणिक हो सकता है। उत्तरोत्तर जाति उद्भवन विस्थानिक अथवा पृथक प्राणी समूह हो सकता है, जबकि तात्क्षणिक जाति उद्भव उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। विकासात्मक संबंध जीवों के वर्गीकरण द्वारा अनुरेखित किए जा सकते हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना समान होती है, लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, जबकि समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना तो भिन्न होती है, किंतु उनके कार्य समान होते हैं। जीवाश्म वे अवशेष अथवा विलुप्त जीवों के कड़े अंगों की छवियां होती हैं जो तलछटी चट्टानों में संरक्षित की जाती हैं। ये विकास के लिखित दस्तावेज हैं। विकासात्मक संबंध कुछ अंतःकालीन चरणों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण, पंख वाले डायनासोर यह विचार प्रदान करते हैं कि पक्षी भी विशालकाय सरीसृप हुआ करते थे। एक समान पूर्वज कई असमान परिलक्षित संरचनाओं का विकास कर सकता है। उदाहरण, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोहला अरबी, काले, ब्रोकली आदि जंगली पत्ता गोभी के पौधे से। विकासात्मक संबंधों का निर्धारण आणविक वंशागति के आधार पर भी हो सकता है, विशेष तौर पर रक्त प्रोटीन तथा परिवर्तित डीएनए मात्रा। मानव विकास अफ्रीका से होना आरंभ हुआ तथा इसमें असंख्य मानव प्रकार सम्मिलित हैं, जैसे अफ्रीकी बंदर मानव, जावा बंदर मानव, पैकिंग मानव, क्रो मैग्नन मानव तथा आधुनिक मानव।